दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने जो यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए बता दूं कि इसके पहले मैंने जो वर्णमाला पढ़ाया है और इसके बाद में संधि शुरू किया था। संधि के क्रम में मैं स्वर व्यंजन विसर्ग में स्वर संधि बता चुका हूं आपको। हमें आज व्यंजन संधि पढ़ना है और कल मेरा वीडियो नहीं आया था, तो इसके पहले वीडियो बराबर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं साथ में आरओ एआरओ का भी क्लास साथ में ही जारी है। तो जैसे मैंने वर्तनी पढ़ाया या मैं विशेषण पढ़ा दिया, तो जो आरओ एआरओ का जो सिलेबस है वो 6 टॉपिक का है। तो जो वनडे एग्जाम वाले हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वे लोग वर्णमाला जितना भी टॉपिक पूरा इनका है यूपी ट्रिपल एससी वालों का, वो तो मैं सब पढ़ाऊंगा ही। इसमें 6 टॉपिक जो आरओ एआरओ के हैं वो इसमें इंक्लूड करके आप लोग देख लीजिएगा, तो हमको 2 बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप जो उसमें छूटा रहेगा, चूंकि उसमें संधि नहीं है, आरओ एआरओ में संधि विच्छेद नहीं है, वर्णमाला नहीं है, तो उसको मैं पढ़ाता रहूंगा। जो जो उसमें पढ़ा दूंगा, इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। समझ गए होंगे हमारी बात आप। तो व्यंजन संधि पढ़िए आप। देखिए, व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये आप लोग परिभाषा जानते होंगे कि व्यंजन संधि में हलंत का प्रयोग किया जाता है। आपसे अब ये प्रश्न नहीं किया जाएगा कि कोई शब्द दे दिया, पूछे कि कौन संधि है, क्योंकि हलंत लगा रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वास्तव में ये व्यंजन संधि है। तो इतना सरल प्रश्न नहीं करेगा, उसमें अच्छे भी प्रश्न करता है। तो दूसरी बात कि मैंने इसमें लिखा है कि इसमें वर्णों का परिवर्तन होता है। तो 2-3 इसकी विशेषताएं हैं व्यंजन संधि की। अच्छा, दूसरी चीज की किताबों में बहुत ज्यादा दिया है, बहुत लंबी दे दिया है। आप के सिलेबस में है तो पढ़ना है, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक है कि इसे आप भले ही लंबा हो लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको शॉर्टकट में बताऊंगा इतना कि इससे आपका काम चल जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि इसके बाहर प्रश्न नहीं पूछता है, बस आपको समझने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा स्वर संधि से प्रश्न करता है, मैंने पहले बता दिया है कि 90% प्रश्न स्वर संधि से किए जाते हैं और 5% क्वेश्चन व्यंजन से और 5% क्वेश्चन विसर्ग संधि से किए जाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं मैंने बता दिया। इसमें नियम चलता है। अब आपसे जो प्रश्न किया जाएगा वो स्वर संधि की तरह नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न का नेचर आप जान लीजिए पहले कि कैसे प्रश्न व्यंजन से किया जाता है। तो देखिए, यहां पर मैंने लिखा है, ये 2 शब्द मैंने लिखा है कि इसके बीच में देखिए प्लस का सिंबल है और 2 शब्दों को मैंने लिखा है ऐसे। अब वो प्रश्न ऐसे लिखेगा, प्रश्न संख्या फला, और लिखेगा कि इसमें इससे क्या बनेगा, इस शब्द से क्या बनेगा। अब ये प्रश्न किया जाएगा, समझ गए होंगे आप। अब प्रश्न का जो नेचर होगा वो उस तरह से नहीं होगा कि जैसे पूछ ले कि विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए या विद्यालय में कौन संधि है, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा प्रश्न आपसे। अब जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 2 शब्दों में तोड़ करके देगा, आपसे पूछेगा बताइए कौन सा शब्द बनेगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मैंने नियम में क्रमबद्ध कर दिया इसको। तो जो भी नियम में लिखाऊंगा वो नियम इसके इस वर्ण के और इस वर्ण के बीच में लिखाऊंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि किताबी भाषा में न लिखाता हूं न पढ़ाता हूं, तो ये जो लिखा गया है वर्ण, इस वर्ण और इस वर्ण के बीच में नियम लिखाऊंगा। क्योंकि अब जब भी प्रश्न किया जाएगा तो इन्हीं 2 वर्णों से ही प्रश्न किया जाएगा। अब पहले नियम आप देख लीजिए। जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो इसीलिए मैंने वर्णमाला सबसे पहले पढ़ाया कि वर्णमाला से ही संधि से क्वेश्चन जो बनेगा, अगर वर्णमाला समझ में आया है तो संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। आपको कैसे समझ में आएगी कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई वर्ग है, आप वर्णमाला में वर्ग पढ़ें
तो किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा या वर्ण आए या कोई स्वर आए, ये मैंने यहां लिख दिया है एक लाइन, उसको देख लीजिएगा कि कोई वर्ण है किसी वर्ग का, अगर वो पहला वर्ण है, जैसे ये देखिए पहला वर्ण मैंने लिखा है यहां पर, किसी वर्ग का ये पहला वर्ण है, यानी का वर्ग का ये पहला वर्ण है। आपको पता है 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में, ठीक, तो काचा टाता पा, ठीक है, तो ये वर्णमाला के वर्ग हो गए। इसके बाद में मैंने कहा है कि कोई तीसरा वर्ग वर्ण आए या चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए, तो संयोग से यहां स्वर लिखा गया है, तब क्या होगा, तो पहले वर्ण का इसका परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है, ये नियम इसका है। तो जैसे अब क्या मैंने यहां पर देखिए लिखा है, अब शब्द ये देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा शब्द तो मैंने नहीं लिखा है, बस समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपको कि ये शब्द है दिक प्लस गज लिखा है, तो किसी वर्ग का पहला वर्ण है ये, इसके बाद में किसी वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। तो मैंने क्या परिभाषा लिखवाया है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो संयोग से ये तीसरा वर्ण है, तब क्या होगा, तब पहले वर्ण का परिवर्तन, इसका परिवर्तन, देखिए परिवर्तन जब भी होगा आपको, मैं यहां से लेकर के पूरे अब व्यंजन और विसर्ग तक परिवर्तन ये 90% यहीं पर होता है, बाद में एक्सेप्शन में यहाँ होता है, वो मैं बताऊंगा बाद में कैसे होता है, लेकिन इसका परिवर्तन किसमें होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो तीसरा वर्ण इसका क्या है, गा है, चूंकि ये आधा है, हलंत लग गया तो क्या हो गया, आधा हो गया वर्ण, तो आधा वर्ण यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है, तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, दिग्गज हो गया। तो इससे क्या बना, तो ये सवाल पूछा गया आपसे कि 2 शब्द लिख दिया गया, तोड़ करके पूछ लिया गया क्या बनेगा, तो आप बता देंगे। देखिए यहां पर संयोग से ये शब्द मैंने लिखा है, तो किसी वर्ग का ये पहला वर्ण है, इसके बाद में क्या है, किसी वर्ग का ये चौथा वर्ण नहीं है, पा वर्ग का ये चौथा वर्ण नहीं है, भा, तो मैंने भा लिख दिया, तो ये चौथा वर्ण है, तो इसका परिवर्तन किस में होगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में होगा। तो का तीसरा वर्ण क्या है, गा है, यानी का वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो क्या है, गा है, तो गा में परिवर्तित हो गया, बस ठीक, ये है। और देखिए ये शब्द लिखा गया है, तो किसी वर्ग का ये पहला वर्ण है, इसके बाद में संयोग से क्या आ गया है, स्वर आ गया। तो मैंने परिभाषा में लिखवाया था कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए, ये नियम है इसका। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये रिकॉल होता रहेगा, बराबर याद हो जाएगा। ये बहुत सरल टॉपिक है, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं आपको, बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। ये बना क्या, ये दिगंत बन गया, इससे सवाल पूछे जाते हैं। जब भी सवाल बनाएगा तो वो ज्यादातर यहीं से सवाल बना देता है, और भी बहुत टॉपिक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपको पूछने का तरीका उसका क्या है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये पहला ही नियम है, इसमें नियम ही लिखाऊंगा मैं, और नियम आप नोट कर लेंगे, वो नहीं नोट कर पाएंगे इसको दोहरा लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। दूसरा नियम देख लीजिए आप, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद मां अथवा ना आए, ये देखिए मैंने लिख दिया है, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद मां अथवा ना आए, तब पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में हो जाता है। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि ये किसी वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद मां आ गया है, तो आपको ये वर्ण, ये जो शब्द लिखे गए हैं, ये नियम जब आप पढ़े रहेंगे तो बता देगा कि क्या नियम का पालन, ये शब्द किस नियम का पालन कर रहा है। तो ये पहले वर्ण के बाद में मां आ गया, तो इसका परिवर्तन होगा, का परिवर्तन किसमें होगा, अपने वर्ग के 5वें वर्ण में होगा। तो का 5वां वर्ण क्या है, ये देखिए लिख दिया मैंने, अंगा है, आप जानते हैं। तो ये क्या बन गया, मांग में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द भी है, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, और ये संधि विच्छेद में भी पूछा जाता है, और ये बाणमाला में भी पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है,
वांगमय का मतलब होता है बहुत ही विहंगम दृश्य या बहुत ही खूबसूरत दृश्य, और एक वांगमय का मतलब होता है वाणी विकार। इसके दो अर्थ होते हैं। इसके बाद में देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद ना आ गया, तो ना आ गया तो इसका मतलब है कि माँ अथवा ना आए, मैंने लिखा है ना, माँ अथवा ना आए, तब क्या होगा, पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाएगा। तो ता का पांचवा वर्ण क्या है, ना है, तो ना मैंने लिख दिया। ये बिल्कुल नियम बेस्ड होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। इसके बाद और देख लीजिए, ये मैंने लिखा कि किसी वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद में क्या आ गया, ना आ गया, तो क्या होगा, ता का पांचवा वर्ण क्या है, ना है, तो क्या बन गया, उन्नाव बन गया। अब कोई शब्द आएगा तो इस तरह से लिखा मिले कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में ना आए अथवा माँ आए, तो किसमें परिवर्तन होगा, जहां ये जो वर्ण लिखा गया है इसका पांचवा वर्ण जो होगा वही लिखा जाएगा यहां पर। समझ गए होंगे आप। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम मैंने लिखा है, यदि किसी शब्द के ऊपर, कोई शब्द है, देखिए इसमें मैं किताब में बहुत सारे उलझाऊ शब्द लिख दिए जाते हैं, बहुत ही दिग्भ्रमित कर दिया जाता है आपको, तो वो आप किताब रटने का प्रयास मत करिए, आप नियम समझने का प्रयास करिए, और सारा टॉपिक में बताऊंगा आपको, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा है, किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा है, वर्णमाला में आप पता होगा अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, ठीक, विसर्ग क्या है, आपको पता हो गया है। तो कोई शब्द है अगर उसके ऊपर अनुस्वार लगा है तो जब विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार का परिवर्तन मां में हो जाता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर बोर्ड में जो बोल रहा हूं, और उसका उदाहरण मैं यहाँ पर लिख दिया हूं कि जैसे संहार लिखा है, देख रहे हैं आप, ऊपर अनुस्वार लगा है, तो अनुस्वार की जगह पर क्या लिखा जाएगा, देखिए मां लिखा गया है, सम प्लस हार लिख दिया गया। ये बहुत ही सरल है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी शब्द के ऊपर अनुस्वार मिले तो जब भी आप उसको तोड़े शब्द को, तो क्या करें, उसकी जगह पर क्या करेंगे, मां लिख देंगे आप। तो जैसे लिखा गया है संसार, यहां पर लिखा गया है, तो इसका परिवर्तन किस में हुआ है, सम प्लस सार। अब देखिए अलंकार लिखा गया है, तो अलंकार में देख रहे होंगे अलम प्लस कार लिखा गया है, तो ये अनुस्वार का ही के वजह से ऐसा किया गया है। देखिए सम प्लस देह लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, इसका संधि विच्छेद में आएगा, ये संदेह आएगा। फिर और भी बहुत सारे शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद में और भी बहुत सारे इसमें व्यंजन में नियम है और विसर्ग में भी नियम है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, अभी बहुत टाइम है, अभी देखिए आपको बहुत मौका मिला पढ़ने का, इसी मौके का फायदा उठा लीजिए आप। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि संजोग ही है कि आपको मौका मिला है। तो इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आप अपने घरों में, आपको जो भी मैटर, जो भी परेशानी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।